जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी आगे की क्लास को। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 के चैप्टर 1A के 7th नंबर तक का क्वेश्चन किया था। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से आगे इस प्रश्नावली में जो बचे हुए सवाल हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर हमारा 8 जो है ये है कि 18 और 117 के HCF को, HCF यानी इसका मासापा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको कितना दर्शाया गया है 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया। इसका मतलब क्या है कि 18 और 117 ये दोनों संख्याएं हैं और इसके HCF को एक समीकरण के रूप में दर्शाया गया। ये 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ये m है इसका मान हमको निकालना है और इसके साथ ही दो बार हो गया यहाँ पर, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके साथ 18 और 117 का एलसीएम भी निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सवाल को। सबसे पहले देखिए 18 और 117 का एचसीएफ, ये 18m-117 ये एक समीकरण के रूप में दिया गया है। पिछली क्लास में ऐसे सवाल हम आपको करवाए थे, फिर से समझिए इस सवाल को। तो 18 और 117 के एचसीएफ को इस समीकरण के रूप में दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि 18 और 117 का एचसीएफ 18m-117 के रूप में एक समीकरण के रूप में होगा। ओके, तो यानी 18 और 17 का जो 117 का जो भी एचसीएफ आएगा वो 18m-117 के रूप में हो, इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 18 और 17 का एचसीएफ एक ही हो सकता है ना, दो चीज नहीं हो सकती, समीकरण के रूप में है। तो इसका जो भी एचसीएफ आएगा इस समीकरण को पूरी तरह से संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि 18 और 117 का एचसीएफ जो होगा वो इसके बराबर होगा। ओके, शुरू करते हैं सवाल को हम। यहां से देखिए 18 लिख लेंगे, हल यहाँ पे लिखते हैं, हल या सॉल्व लिख लीजिए आप। तो 18 का फैक्टर कर लेते हैं और 117 का फैक्टर कर लेते हैं। तो डायरेक्ट यहां से कर दे रहे हैं। दो गुणे तीन, देखिए इसको आपको हम फैक्टर करना बताए थे, इधर आप साइड में कर सकते हैं 18 का। ये छोटी संख्या है तो यहीं पर कर दे रहे हैं, 2 3 6 और 6 3 18। तो ये हो गया इसका गुणनखंड 18 का, यानी फैक्टर हो गया। अब 117 कर लेते हैं। 117 क्या हो जाएगा? 3 गुणे 9, नहीं 13, 3 गुणे 13, 3 त्रिक 9 और ये हो जाएगा 13, 13 9 ये 117 होता है। ठीक है, तो इसका फैक्टर हम कर लिए। अब हम निकाल लेंगे इसका क्या, एचसीएफ निकाल ले रहे हैं। एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा यहाँ से? एचसीएफ में क्या करना होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन होती है, यहाँ देखते हैं कॉमन क्या है। 2 तो केवल ऊपर में है, लेकिन देखिए यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है अपने आप को। ये 3 है यहाँ पर, तो 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3 को एक बार लिख लिया जाएगा। और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, एक बार फिर 3 कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको गुणा करके इसे लिख लिया जाएगा। तो 3 त्रिक का 9। एचसीएफ कितना आ गया? 18 और 117 का आ गया 9 एचसीएफ जो आया है वो 18 और 117 का है। और 18 और 117 का ही एचसीएफ कितना दिया है? 18m-117 के रूप में दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस 9 को इसके बराबर रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही 18 और 117 के एचसीएफ है। इस बात को समझिए भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझना है आपको क्वेश्चन को। ओके, यहां से हम इसको बराबर रखेंगे, 18m-117 बराबर हो जाएगा 9 के। अब देखिए संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी ये जो m वाला है इसको एक तरफ कर लेते हैं। 117 को हम उधर भेज दे रहे हैं। 18m बराबर 9 प्लस 117, तो 18m बराबर हो जाएगा, 117 में 9 जोड़ा जाए कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं, 9 7 16, एक यहां से और एक हासिल बचेगा, तो 2 हो गया और ये 26 हो गया। अब यहां से इसको हम काट देंगे तो
18 सत्ते 126, तो m बराबर कितना आ गया 7। m का मान कितना आया भाई 7, m का मान 7 आ गया। m का मान तो 7 हमें मिल गया, ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है अभी 18 और 117 का एलसीएम भी निकालना। तो एलसीएम हम चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं गुणनखंड की मदद से, या फिर इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आया निकल कर 9। ये देखिए एचसीएफ 9 निकल कर आया है। ये 18 को अगर हम फर्स्ट संख्या मान लें, 117 को सेकंड संख्या, ये दोनों संख्याएं ही तो हैं, तो लासा गुणे मासा की मदद से भी हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो उसी तरीके से हम निकालेंगे। यहां से लिखेंगे फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एच सी एफ, एलसीएम गुणे एच सी एफ हो गया। अब फर्स्ट संख्या हमारी क्या है, फर्स्ट संख्या है ये 18, तो 18 रख देंगे यहाँ पर, और सेकंड संख्या है हमारी 117, ये दिया हुआ है ना हमारे क्वेश्चन में। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम की जगह पर एलसीएम ही रख लेते हैं, और एचसीएफ कितना निकल कर आया था, ये 9 निकल कर आया था, 9 रख लिए। कैंसिल करेंगे, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। देखिए गुणा में पूरा टर्म इधर का भी है इधर का भी है पूरा गुणा में, तो इस तरीके से ये कट जाता है, ठीक है। ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो इक्वल के दोनों साइड में, बराबर के दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर पूरे टर्म पूरी संख्याएं गुणा में हैं आपस में, तो वहां से जो भी कटती रहती हैं, जिनसे भाग जाता है उनसे कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से 117 आ जाएगा, 117 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 234, 234 बराबर एलसीएम। यहां से गुणा कर 2 7 14 और 2 एक कम 2, एक बचेगा, एक इसका हासिल बचा रहेगा, तो 2 एक कम 2, एक 3 हो गया, और 2 एक कम 2, तो 234 हो गया। एलसीएम कितना आ गया 234 एलसीएम निकल आया, और एचसीएफ कितना निकल आया 9 एचसीएफ। एचसीएफ तो पूछा नहीं था, एम का मान पूछा था, एम का मान कितना आया 7 आया, ठीक है। एम का मान भी हमें मिल गया और एलसीएम भी मिल गया। इस क्वेश्चन के दो आंसर हमको, दो क्वेश्चन इसमें थे इस क्वेश्चन में, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर को हम निकाल चुके हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्याख्या कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या, सबसे पहले इसका मतलब हम समझते हैं कि व्याख्या कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं आपको जैसा कि बताया गया है कि जिससे अंकों की गणना की जा सकती है। तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 आगे जो भी होता है, ना तो जीरो और ना ही माइनस वाले जितने भी ऋणात्मक इंटीजर्स हैं वे सभी प्राकृतिक संख्या में नहीं आते हैं। जहां से काउंटिंग की जा सके, जैसे 1 2 3 4 5 7 8 10, ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वही है हमारी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या सीधे समझना है कि 1 से स्टार्ट होंगी और आगे तक जाएंगी, प्लस 1 से। तो किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या है, जैसे कि ये 600 है, 600 है, तो यहां से देखिए लास्ट अंक जो इसका है ये 0 पर समाप्त हो रही है। जैसे 50 को ले लीजिए, 50 देखिए 0 पर समाप्त हो रही है। 10 ले लीजिए, 10 का देखिए लास्ट अंक जो है ये 0 पर समाप्त हो रहा है। तो इस तरीके से इसको हमें बताना है, 6 की पावर n को ये बताना है कि क्या ये 0 पर समाप्त होगी। n की जगह पर n क्या है, n प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी n का मान चाहे क्रम से आप रखते चले जा सकते हैं। तो यहां से देखिए अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होगी, प्राकृतिक संख्या है, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसकी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है हम आपको बता रहे हैं। कंडीशन ये होती है कि कंडीशन उसकी जो होती है कि उस 2 और 5 का फैक्टर होना जरूरी है। जैसे देखिए 50 है, 50 की अगर हम बात करें तो हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 10। इसको और सरल अगर हम करें तो 5 गुणे 2 गुणे 5। इसका मतलब देखिए यहां से ये 5 का फैक्टर दिखाई दे रहा है और 2 का फैक्टर। कहने का मतलब ये कि उस संख्या में 2 से भाग चला जाए
5 से भाग चला जाए, कम से कम 2 और 5 से भाग जाना बहुत जरूरी है। अगर लास्ट अंक 0 आना है उस संख्या का तब, ठीक है, 0 2 और 5 से भाग उसमें जाना चाहिए। अब जैसे देखिए 50 में हम 2 से भाग कर सकते हैं, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, पूरी तरह से इसमें भाग चले जाएगा, कोई भी शेष नहीं बचेगा। और 5 से ही भाग करेंगे तो ये चला जाने वाला है, ठीक है। और 10 की ही बात करें तो 10 में भी इसी तरह, इसके अगर हम गुणनखंड की बात करें 2 गुणे 5, 2 का गुणनखंड और 5 गुणनखंड है ना, तो ये देखिए 0 पर समाप्त हो रहे हैं। अब जैसे देखिए 600 को भी देख लेंगे तो यहां से 600 में भी 2 और 5 से भाग चला जाएगा, इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे तब, ठीक है, 2 और 5 से इसमें भाग चला जाएगा तो ये भी हो जाएंगे। अब वहीं पर आप देखें, इसके कुछ भी पावर कर लीजिए, आप 600 की पावर 1 लगा लीजिए, 600 की पावर 2 करेंगे, यहां जैसे देखिए 10 है, 10 की पावर 1 करें, 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या। फॉर एन एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसको समझ सकते हैं। तो 10 की पावर 1 करेंगे, इसका मान 10 ही आएगा। 10 की पावर 2 करेंगे, इसका मतलब क्या है, 10 गुणे 10, तो ये क्या निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा। देखिए यहां से क्या किए, इसको मान लीजिए n है, ठीक है, तो 10 की पावर 2 कर रहे हैं, फिर भी यहां से देखिए 100 में 2 और 5 से भाग चला जाएगा, 2 और 5 गुणनखंड बनेगा, तो ये वाले अंक 0 पर समाप्त हो रहा है। लेकिन आप वहीं पर जो हमारा क्वेश्चन है, ये 6 की पावर n संख्या है, इस संख्या को अगर हम देखते हैं तो ये संख्या क्या 0 पर समाप्त होगी, चेक कर लेते हैं इसकी। तो यहां से देखिए 6 की पावर n है, 6 की पावर सॉरी देखिए 6 की पावर n है, तो यहां से हम देखिए इसको लिख कैसे लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणनखंड कर देंगे, 6 का 2 गुणे 3 हो जाएगा, इसकी पावर हम n लगा दे रहे हैं, ठीक है। n क्या है, n प्राकृतिक संख्या, n का मान आप 1 2 3 4 रख सकते हैं। अब देखिए 6 का जो गुणनखंड आया है 2 और 3 के रूप में आया है, 2 और 3 के रूप में आया है। आप कहेंगे कि आप तो कह रहे हैं कि 2 का गुणनखंड अगर होगा तो वो 0 पर समाप्त हो सकती है संख्या, पावर बदलने पर, पावर बढ़ाने घटाने, पावर बढ़ाने पर, जैसे n का मान देख लेते हैं कि n का मान हम 1 रख लेते हैं, तो संख्या हमारी मेन क्या है 6, 6 की पावर 1 का मतलब 6 आएगा, 6 की पावर n की जगह पर 2 रखेंगे 36 हो जाएगा, 3 रखेंगे 216 हो जाएगा। देखिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, आगे आप 4 5 6 डाट डाट ऐसे रखते हुए चले जाएंगे, ये 0 पर समाप्त होने वाली ही संख्या नहीं है, संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। कारण क्यों नहीं समाप्त होगी, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है 2 और 3 के रूप में आया है, 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। आप कहेंगे 2 के रूप में तो आ रहा है, लेकिन हाँ 2 के रूप में आ रहा है, लेकिन 5 के रूप में नहीं आ रहा है ना। यहाँ देखिए जैसे 50 का है तो इसमें 5 भी है और 2 भी है, 100 में 5 भी है और 2 भी है, 600 में 5 भी है और 2 भी है, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 40 ले लीजिए, 40 8 5 40, उसमें देखिए 5 है, 8 का अगर हम गुणन करें 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 के 3 फैक्टर आ रहे हैं, 5 का फैक्टर आ रहा है, तो ये संख्याएं 0 पर समाप्त होंगी। लेकिन वहीं पर देखें कोई भी संख्या होगी, जब तक उसका गुणनखंड लिखेंगे कि यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, लास्ट में आपको लिख देना है ये काम करने के बाद यहां से कि ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ये वाला रफ है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको इरेज कर देते हैं नीचे वालों की, ये तो एग्जांपल के लिए आपको हम बताए थे, ठीक है। यहां पर आप क्या लिखेंगे कि 6 की पावर n संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 में 2 और 5 दोनों के गुणनखंड नहीं है। बस इतना आपको इसमें लिख देना, ओके। तो ये सवाल खत्म होता है आपका, बस इतना ही है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5, ये दो अलग अलग संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है, ये क्वेश्चन है हमारा कि ये वाली संख्या जो दी हुई है यहां से लेकर यहां तक टोटल इनको सबको हल करेंगे तो एक संख्या निकल कर आएगी, 3 अंक की 4 अंक की जो भी होना होगा निकल कर आएगी। और ये सब देखिए सभी गुणा करेंगे, उसके बाद इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो एक संख्या ये निकल कर आएगी। भाज्य संख्याएं क्यों है, तो एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं,
तो क्यों है ये बात बताना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम आपको फर्स्ट क्लास में ही आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी संख्याएं आपको हम बताए थे। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर क्लास नंबर 1 को आप जरूर देखिए, ठीक है ना। उसमें पूरी बेसिक बातें आपको बताई गई हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या हमारी जो संख्या होती हैं उनके कम से कम दो गुणनखंड बोल रहे हैं, 3 गुणनखंड होंगे। 3 गुणनखंड का मतलब क्या है कि वो संख्या कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होगी, 3 संख्याओं से भाग उसमें चला जाएगा। यदि ऐसा होता है तो वह संख्या भाज्य संख्या होगी, हमारी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर होगी। तो यहां से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले इस संख्या को पकड़ते हैं, यहां पे हम हल करते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। अब इसमें देखिए, यहां से एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। तो इन दोनों में हम देखते हैं कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 13 कॉमन है। तो 13 को हम यहां से कॉमन कर ले रहे हैं। अब क्या बचेगा यहां पर, 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 बचेगा। अब ये 13 तो कॉमन हो गया और प्लस में अंदर क्या बच जाएगा, 1। तो यहां से देखिए, इसको हम 13 को इसे लिखे हुए हैं, 11 को 7 से गुणा करेंगे, 11 सते 77 और एक जोड़ देंगे इसमें 78। तो आप देखिए, पूरा टोटल गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना दोस्त, पूरा टोटल गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको। यहां से देखिए, अगर आप 13 और 78 को ही देखें तो 13 तो आप कहेंगे कि यह अभाज्य संख्या, लेकिन इससे मतलब क्या है। यहां से अगर हम देखें, इसका हम और गुणनखंड के रूप में रख लें तो 13 अंदर जैसे देखिए, हम 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे लिख सकते हैं। 13 गुणे 2 गुणे 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 13 दूनी 26, यहां से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 13 गुणे 2 गुणे 3, तो 13 छंग 78 बन जाएगा। 13 छंग 78, 3 दूनी 6 और 6 को 13 से गुणा करेंगे तो 78 बन जाएगा। इसका मतलब देखिए, इस संख्या में कितने फैक्टर हो गए। ये जो हमारी मेन संख्या थी 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में 13, ये तो एक संख्या हमारी है। इसको हल जब हम किए तो देख रहे हैं इसमें किस किस संख्या का फैक्टर बन रहा है। 13 का फैक्टर बन रहा है, 2 का बन रहा है और 3 का बन रहा है। इन सबको गुणा करेंगे तो हमारी एक संख्या आएगी। तो आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं या फिर नहीं करें। यहां से इतना लिख सकते हैं कि यह संख्या भाज्य है, यह संख्या भाज्य है, संख्या भाज्य है, क्योंकि इसके गुणनखंड 13, 2, 3 इस तरीके से लिख देते हैं। गुणनखंड 13 गुणे 2 गुणे 3 है, ठीक है। ये हो गए इस संख्या के गुणनखंड दोस्त, ठीक है। एक बार फिर से हमारी बात को समझिए। देखिए, ये हमें ये बताना था कि ये वाली संख्या भाज्य है और ये वाली संख्या भाज्य। अभी एक को चेक किए, अभी इसको भी करेंगे, ठीक है। तो ये भाज्य है या नहीं है। तो हम यहां से क्या किए, यहां से देखे एक पद पहले पहली संख्या को उठाए तो ये 13 अलग पद है और ये इतना गुणा में है, ये एक पद हो गया हमारा, ठीक है। तो जब यहां पर हम इसको कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, देख रहे हैं इन दोनों पद में 13 कॉमन कर लिए। यहां बचा क्या, 7 गुणे 11, इसको लिख लिए। और यहां जब 13 कॉमन हो गया, बचा गया प्लस में 1 बचेगा। फिर उसके बाद 13 अंदर इसको गुणा करेंगे तो 11 का 7 में करेंगे 77 हो जाएगा, प्लस 1 78। और ये 13 बाहर है हमारा, 13 को बाहर रहने देते हैं, 13 से इनमें पूरे में गुणा है। अब अंदर जब देखिए 78 का हम गुणनखंड किए तो 13 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में ये टूट गया। 13 78 होता है ना,
तो 13 और 2 3 6, तो 13 को 6 से गुणा करें 78 आएगा। वही चीज हमारा बना हो। यहाँ से देखिए 13 के दो फैक्टर, यहाँ से फिर हम गुणा लगा सकते हैं। एक ये हो गया, ये और 2 3, ये सभी देखिए इसी संख्या के ही तो फैक्टर निकल कर आए हैं ना यहाँ पर। तो किसी संख्या को अगर भाज्य संख्या होना है तो उसकी शर्त क्या होती है, कम से कम उसके 3 गुणनखंड होने जरूरी है। तो यहाँ से देखिए कितने गुणनखंड हैं, 13 एक गुणनखंड हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। देखिए 3 गुणनखंड मौजूद है इसके, कम से कम 3 गुणनखंड मौजूद है। और अगर हम बात करें तो इस संख्या को जब हल करेंगे तो एक संख्या हमारी बनकर आएगी, उसे हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो वहां से एक संख्या कुछ आएगी, तो जो भी संख्या हमारी आएगी उस संख्या से भाग चला जाएगा इसमें, और उसके अलावा अगर देखा जाएगा तो एक से भी भाग चला जाएगा। तो 2 फैक्टर वो हो गया और 3 फैक्टर ये आ रहा है। टोटल अगर बात करें तो 5 फैक्टर इसके मिल गए। तो ये संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे संख्या भाज्य, क्योंकि इसके गुणनखंड 13 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 3 है। ठीक है, अब हम सेकंड संख्या को हल करते हैं। एक संख्या और भी तो दी हुई है ना, यहां से इसको अब करते हैं। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। अब देखिए यहां पे प्लस लगा है दोस्त, तो ये वाली संख्या ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, जैसे यहां पर हम प्लस लगा हुआ है तो इधर वाले पद में कॉमन देखे, तो उसी तरह आप देखिए यहां पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे। अब यहां से देखिए 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 है ना, तो 5 को हम कॉमन कर ले रहे हैं। यहाँ पे बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4, 5 तो कॉमन हो गया, ये क्या रहा, 5 कॉमन कर चुके हैं, तो 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके साथ प्लस में यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो इसको हम हल करते हैं, 5 इंटू, इसको पूरा गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 और 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 चौको 24 और 7 छंग 42। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं, 42 गुणे 24 और प्लस 1। ठीक है, 7 छंग 42 कर लिए, 4 3 12 और 12 दूनी 24 हो गए, 12 को 2 से गुणा किए 24, यहां से इतना गुणे इतना लिख दिया और प्लस में 1 हो गया। अब देखिए इसे अभी और हल करेंगे हम, तो यहां से अब क्या कर सकते हैं, 24 का 42 में गुणा कर देते हैं, 24 दूना 48 हो जाएगा, हासिल कितना आएगा, 4 बच जाएगा हाथ में, 24 चौको 96 हो जाएगा और 96 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 यानी 100। तो 1008 आ गया और प्लस में 1 एक ये है, तो इसको जोड़ देंगे तो 5 देखिए हमारा ये बाहर कॉमन है, तो 1000 ये हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो गया। ठीक है, 1009 हो गया ये, और ये 5 हो गया। इसको जब हम 5 से गुणा करेंगे तो एक हमारी कोई संख्या मिलकर आएगी। यहाँ देखिए ये 1009 हो गया, एक गुणनखंड तो ये हो गया और एक ये 5 हो गया। आप कहेंगे केवल द्वितीय गुणनखंड है। अब देखिए इसको जो भी गुणा करेंगे हम 5 से, जैसे इसमें गुणा करेंगे 5 9 45 हो जाएगा, और ये 5 से 0 में करेंगे 0 हो गया, और 5 से 1 में करेंगे 5 हो गया, तो 5045 आया। अब इसमें देखिए ये 5045 जो है ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 से डिवाइड होगा और इसके साथ ये 1009 से भी होगा, 1009 से भी डिवाइड होगा, तो 2 फैक्टर ये हो गए, और एक देखिए ये 1 से भी डिवाइड होगा, तो 3 फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं इसके, तो यहां से ये भी भाज्य संख्या होगी। यहां पे लिखेंगे कि 5 और 1009 इस संख्या के गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं, इसलिए अतः यह भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, कि 5 और 1009 इस संख्या के गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या भी भाज्य संख्या होगी। ठीक है दोस्त, तो ये सवाल नंबर हमारा 10 कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपको करना है।
ओके, इस तरीके से सवाल नंबर 13 आप देखिए अपनी बुक में दिया है, तो सवाल नंबर 13 को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 13 हम आपको नहीं बताएंगे। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको अपनी बुक में देखना है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, हम इस क्वेश्चन को नहीं बताएंगे। थोड़ा हिंट्स दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन करिए। एक देखिए वृत्ताकार पथ है, एक खेल का मैदान है। खेल का मैदान मान लीजिए आप इधर है, इस तरीके से खेल का मैदान होगा टोटल। ठीक है, और इस खेल के मैदान के अंदर एक वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब ये रास्ता है, रास्ता बनाया गया है मैदान में, और इसी रास्ते पर दो व्यक्ति हैं, एक सोनिया है और एक रवि है। सोनिया और रवि। सोनिया को देखिए, इस मैदान को चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? 18 मिनट का समय लगता है। और रवि को कितना लगता है? इन्हें 12 मिनट का समय लगता है, दोनों लोगों को। सोनिया को 18 मिनट का समय और रवि को 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और क्या काम करता है? और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये दोनों एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं और एक बिंदु से चलते हैं। जैसे इसी बिंदु से सोनिया भी चलती है और रवि भी चलता है। तो जैसे इधर से दौड़ना प्रारंभ किए, दोनों लोग इधर से दौड़ना प्रारंभ किए, चलना प्रारंभ किए, तो कितने देर बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे? सोनिया को तो एक चक्कर काटने में 18 मिनट का समय लग रहा है, जबकि रवि को आप देखिए तो इन्हें 12 मिनट का ही समय लग रहा है। दोनों कभी ना कभी तो मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे ये समय बताना है आपको, कितनी देर बाद दोनों एक दूसरे से फिर इसी बिंदु पर मिलेंगे, ये क्वेश्चन कहा है। तो इस तरीके क्वेश्चन रहे, कभी भी आपके एग्जाम में आए कि दो व्यक्ति हैं, एक कुछ समय में चक्कर लगा रहा है, दूसरा कुछ समय में लगा रहा है, दोनों पुनः उसी बिंदु पर कब मिलेंगे? एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करें, दोनों पुनः उसी बिंदु पर कब मिलेंगे? तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? पहले व्यक्ति को जितना टाइम लग रहा है, दूसरे व्यक्ति को जितना टाइम लग रहा है, दोनों का आपको निकालना है क्या? एलसीएम। एलसीएम दोनों का निकाल लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए, नहीं, एक काम करिएगा, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये 18 मिनट है, ये 12 मिनट, दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा इसका, जो भी आएगा एलसीएम उतने मिनट में ये दोनों मिलेंगे। आप लिख देंगे कि सोनिया और रवि दोनों उसी बिंदु पर इतनी देर बाद मिलेंगे, जितना समय आएगा वो मिनट में आंसर आपका होगा। ओके, आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि नीचे दी गई आकृति में x व y के मान ज्ञात कीजिए। तो x और y के मान निकालना। देखिए, यहां से ये आकृति बनी हुई है, इस तरीके से सवाल हम आपको पीछे करवा चुके हैं। इस सवाल को भी देख लीजिए, एक सवाल नीचे आपको मिलेगा, उस सवाल को आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में एक क्वेश्चन इसी तरह है, उसको आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहां से x और y के हमें मान निकालना है। तो x देखिए ये हो गया और y यहां पर है। तो हम कहें, देखिए आप हमेशा तीर को देखना है और बॉक्स को देखना है। तो यहाँ जैसे देखिए ये x है, तो ये एक क्या हो जाएगा? मेन संख्या हो जाएगी। यहाँ से दो तीर निकले हुए हैं, तो ये 3 और 195, ये दोनों क्या है? x के गुणनखंड है। तो x के गुणनखंड है, इसका मतलब इन दोनों को गुणा करने पर x का मान आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x बराबर 3 गुणे 195, 3 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 से 5 में करेंगे, 3 पचे 15, एक बचेगा, 3 नवा 27 हो जाएगा। एक देखिए हासिल बचा, 27 एक 28 हो गया, और 3 एक कम 3, 2 बचेगा इसमें भी, 3 एक कम 3, 3 2 5, तो 585 जो है ये हो गया x का मान। ठीक है, अभी y का निकालना। अब देखिए y कहाँ गया हुआ है? तो y यहां पर है, तो यहां हम देखिए y का मान कैसे निकालेंगे? तो y के मान निकालने के लिए दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? आप देखिए, एक 195 की मदद से इसको निकाल सकते हैं, एक इन दोनों की मदद से इसको निकाल सकते हैं। y का मान दोनों सेम ही आएगा। तो यहां देखिए, जैसे आप y का देख रहे हैं, तो y को आप देखिए ये एक बॉक्स में है, इसके दो फैक्टर हैं, 5 और 3, 5 और 13। तो हम y का मान निकालेंगे, इसका मतलब क्या है कि y बराबर क्या लिखेंगे? 13 गुणे 5, 13 गुणे 5, तो 13 पचे 65, तो y का मान ये 65 निकल कर आएगा। एक तरीके से और निकाल सकते हैं,
जैसे देखिए यहाँ से 195 है, 195 है, तो 195 के दो गुणनखंड, एक 3 हो गया, दूसरा y हो गया। तो यहाँ से देखिए हम इसको इसे लिख सकते हैं 195 बराबर 3 गुणे y, इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 से जैसे देखिए इसको काट देंगे, 3 छंग 18, एक बचेगा, 3 बचे 15 बराबर y। तो y बराबर कितना आ गया 65। तो चाहे आप देखिए इसकी मदद से निकाल लीजिए या फिर इसकी मदद से, आंसर देखिए सेम ही आ रहा है 65। तो x का मान आ गया 585 और y का मान आ गया 65। ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12। क्वेश्चन नंबर 13 आपको अपने से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में ये तीन आ गए हैं, x, y और z, ये तीनों आ गए हैं। अभी तक देखिए इसके पहले क्वेश्चन जो थे उसमें केवल x और y के मान निकालना होता था। यहाँ देखिए तीन चर राशियां हैं, इनका मान निकालना है। तो हम इस सवाल को भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे x, y और z आ गया, कैसे मान निकालेंगे। तो यहाँ से जैसे देखिए आप x को देखिए, तो यहाँ x मिल रहा है हमें। x के कितने फैक्टर हैं, यहाँ दो फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक 2 है, दूसरा कितना है 3381 है। ये दो फैक्टर हैं, तो इसका मान हम निकाल पाएंगे, बहुत ही आराम से निकाल पाएंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x बराबर 2 गुणे 3381, यहाँ से गुणा कर ले रहे हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 का 8 में करेंगे, 2 8 16, एक हासिल बच जाएगा, 2 तिहाई 6, एक बचा है तो 7 आ जाएगा, 2 तिहाई 6 आ गया, कितना 6761। ये x का मान आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं, जैसे यहां पर देखेंगे तो ये 3381 है ना, ये 3381 एक हमारी संख्या हो गई, यहां से दो तीर गई है तो इसके दो फैक्टर, एक फैक्टर कौन सा हो जाएगा 3 और दूसरा क्या हो जाएगा y, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए ये y है, y के दो गुणनखंड, एक 7 और दूसरा 161। तो यहाँ से देखिए y का मान अगर हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से y का मान बहुत ही आसानी से। y बराबर क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 161, क्योंकि y के ये दो गुणनखंड है, या फिर इसकी मदद से भी, इन दोनों की मदद से भी y का मान निकाला जा सकता है। 3381 बराबर क्या लिख सकते हैं 3 गुणे y। लेकिन देखिए यहाँ थोड़ा हल करना टफ होगा, टफ नहीं होगा, आसानी से यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ ये y के दो फैक्टर हैं तो हम इसी की मदद से निकाल ले रहे हैं। y बराबर आ जाएगा 7 गुणा कर देंगे, 7 एकम 7, 7 छंग 42 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 7 एकम 7, 7 4 11, तो 1127 ये आ गया y का मान। अब देखिए z के मान निकालना है, तो अब z देखिए कहां पर है, यहाँ पर है। अब z देखिए 161 का गुणनखंड होगा, 161 के दो गुणनखंड, एक 7 है, दूसरा z है। तो अब देखिए हम z का मान यहाँ से निकालते हैं। z बराबर क्या लिख, z बराबर बोल रहे हैं, यह गलत हो गया थोड़ा, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 161 बराबर क्या लिख सकते हैं 7 गुणे z, 7 गुणे z। 161 के दो फैक्टर, एक 7 है, दूसरा z है। यहाँ देखिए 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, और उसके बाद 1 जब होगा तो 21 होगा, 7 त्रिक 21, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखिए इसको क्या लिख सकते हैं z बराबर कितना आ गया 23 आ गया। z का मान भी मिल गया, y का मान भी मिल गया और x का मान भी हम निकाल चुके हैं। ठीक है दोस्त, तो तीनों का मान आ गया। अब ये प्रश्नावली पूरी तरह से खत्म होती है। प्रश्नावली कौन सी थी, प्रश्नावली 1A जो हम मनोहर रे की बुक से कर रहे थे, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले दिन हम आपको प्रश्नावली 1B का स्टार्टिंग से क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको ये क्लास समझ में आई होगी, समझ में आई होगी क्लास, तो क्लास को आपको लाइक करना है। अब अगली क्लास में मिलते हैं।